प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के दौरे के बाद आज सीधा पूर्वोत्तर जा रहे हैं और आज वो असम का दौरा करेंगे, जहां पर वो करीब 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 12 राज्यों का दौरा कर रहे प्रधानमंत्री मोदी आज असम जा रहे हैं। असम में वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा भी करेंगे। असम में पीएम मोदी करीब 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री रेल लाइन के दोहरीकरण की 1,328 करोड़ रुपए की 2 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जोरहाट जिले के मेलिंग जाएंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। जोरहाट में अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के हाथों होगा। टेओ के पास होलोंगा पार में 16.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में उनके स्मारक का निर्माण किया जाएगा। पीएम मोदी के असम आने से पहले उनके स्वागत की भव्य तैयारियां जारी हैं। उनके आने से पहले गोलाघाट में 1 लाख दिए जलाए गए। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी प्रधानमंत्री कुछ वक्त गुजारेंगे। साथ ही वो काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी का भी लुत्फ उठाएंगे। और लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बिल्कुल, केंद्रीय कर्मचारियों और जो पेंशनधारी हैं उनका डीए 4% तक बढ़ा दिया गया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा, जिसका लाभ 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीएनएस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मिलने वाली 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सभी बेनिफिशियरीज को अब तक एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन मिल चुका है और अब उनको 1 वर्ष और 300 रुपए की छूट दी जाएगी अपने सिलेंडर के ऊपर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार के फैसले का 10 करोड़ गरीब परिवारों को फायदा होगा। तो लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बना ही ली है। सूत्रों के मुताबिक करीब 40 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी गई है। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट लगभग तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीईसी की बैठक में केरल की सभी 16 सीटों पर नाम फाइनल हो गया है। राहुल गांधी इस बार दोबारा वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ज्यादातर नए चेहरों को उतार सकती है। दिल्ली में चांदनी चौक से अलका लांबा और जेपी अग्रवाल में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से अरविंदर लवली या फिर संदीप दीक्षित को टिकट मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट से उदित राज या फिर राजकुमार चौहान को टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस सीईसी की दूसरी बैठक अब 11 मार्च को होगी। छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड लक्षद्वीप। Formal announcement will be the procedure is going on. Formal announcement will be very soon. सब पहलुओं पर लोगों के राय मांगी और जो मेंबर्स थे, जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन्स हैं, जो इंचार्ज स्टेट्स के हैं, उन सब के साथ लंबी एक अच्छी विस्तारित चर्चा हुई, अच्छे माहौल में हुई है। बहुत जल्द हम लोग जो सीसी का निर्णय होगा आप लोगों के सामने लेकर और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं के लिए कई बड़े वादे किए हैं। सोशल मीडिया पर पार्टी अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया और ये सारी जानकारियां दी। 2024 के चुनावों से पहले कांग्रेस ने बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। पार्टी ने युवाओं समेत छोटे व्यापारियों तक से कई वादे किए हैं। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक 5 बिंदुओं वाली बड़ी गारंटी की घोषणा की है। इन वादों में केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पदों को भरना, 25 साल से कम उम्र के डिप्लोमा या डिग्री धारक युवाओं को सरकारी या निजी क्षेत्र में प्रशिक्षण देना, गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा, पेपर लीक से मुक्ति दिलाने जैसे वादे शामिल हैं। साथ ही पार्टी युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ की राशि से एक फंड बनाएगी ताकि 40 साल से कम के युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय खोलने में मदद मिल सके। पार्टी अध्यक्ष ने इस पोस्ट को युवा न्याय का नाम देते हुए लिखा कि 24 में सरकार बनते ही रोजगार क्रांति की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि बुधवार को ही पार्टी की घोषणा पत्र समिति ने एक ड्राफ्ट तैयार कर पार्टी अध्यक्ष को सौंप दिया है, जिसका ऐलान भी पार्टी जल्द कर सकती है।
बिहार में बीजेपी ने एनडीए की सीट्स का बंटवारा फाइनल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी और एनडीए से सहयोगियों के साथ बैठक की। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक की। दिल्ली में देर रात तक चली इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान ने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ उम्मीदवारों के नाम और सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की। इससे पहले गुरुवार शाम को एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे और करीब आधे घंटे तक जेपी नड्डा के साथ बैठक की, जिसमें सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान को अपने साथ शामिल करने का ऑफर दिया है और इसके लिए उन्हें बिहार में 8 सीटें और उत्तर प्रदेश में 2 सीटें देने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि चिराग की पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एलजेपी के अधिकतर नेताओं ने इस ऑफर का विरोध किया है। सीमा पार से हो रही घुसपैठ और दुश्मन पर कड़ी निगरानी के लिए भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है। भारतीय सेना में जल्द ही 34 ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 34 ध्रुव हेलीकॉप्टरों की खरीद और 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट एमका को मंजूरी दे दी है। इनमें से 25 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को मिलेंगे, जबकि 9 हेलीकॉप्टर भारतीय तटरक्षक बल को दिए जाएंगे। इन स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करेगी, जिसमें करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ध्रुव हेलीकॉप्टर में 12 सैनिकों के बैठने की जगह होती है और इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। इस हेलीकॉप्टर की लंबाई 52.1 फीट और ऊंचाई 16.4 फीट होती है। ध्रुव हेलीकॉप्टर 600 किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भर सकता है और इसकी अधिकतम गति करीब 290 किलोमीटर प्रति घंटा है। जानकारी के मुताबिक करीब 15,000 करोड़ रुपए की एमका परियोजना के तहत डीआरडीओ रडार की पकड़ में न आने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट और उससे जुड़ी तकनीक विकसित करेगी, जिसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे और 23 लोगों को सम्मानित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली में देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे और इस दौरान वो उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कहानी सुनाने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिति, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को सम्मानित करेंगे। पहले दौर में 20 विभिन्न श्रेणियों में 1.5 लाख से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे। इसके बाद वोटिंग राउंड में विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में डिजिटल रचनाकारों के लिए लगभग 10 लाख वोट डाले गए। इसके बाद 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 विजेताओं को सम्मानित करने का फैसला लिया गया। ये सम्मान सर्वश्रेष्ठ कहानीकार पुरस्कार सहित 20 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता केंद्रित आर्थिक मॉडल के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस जारी करेंगे। अमित शाह राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस 2023 पर एक रिपोर्ट भी जारी करेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता केंद्रित आर्थिक मॉडल के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस जारी करेंगे। इसी के साथ राष्ट्रीय सहकारिता डाटाबेस 2023 पर एक रिपोर्ट भी जारी होगी। पीएम मोदी के दृष्टिकोण सहकार से समृद्धि को पूरा करने के लिए यह सहकारिता मंत्रालय का एक और अहम कदम माना जा रहा है। राज्य सरकारों, राष्ट्रीय महासंघों और संबंधित पक्षों के साथ गठजोड़ करते हुए सहकारी केंद्रित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस विकसित किया गया है। डाटाबेस एक वेब आधारित डिजिटल डैशबोर्ड भी है, जिसमें राष्ट्रीय राज्य संघों समेत सहकारी समितियों के आंकड़ों को भी शामिल किया गया है। आखिर राष्ट्रीय डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी समझिए। दरअसल इससे सूचना स्थिरता सुनिश्चित होगी, समस्याओं का सटीक आकलन होगा, डेटा साझा करने में सुधार होगा, साथ ही डेटा एकीकरण में मदद भी मिलेगी। राष्ट्रीय डाटाबेस में देश भर में फैली 29 करोड़ से ज्यादा की सदस्यता वाली करीब 8 लाख सहकारी समितियों की जानकारी जमा की गई है।
आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। ऐसे में देश भर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बताएं, उज्जैन की बात करें, यहाँ के महाकालेश्वर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे परिसर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि को लेकर देश के सभी बड़े शिव मंदिरों में खास तैयारी की गई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पूरे परिसर को रोशनी से सजाया गया है, जहां 29 फरवरी से ही उत्सव का माहौल है और महाकालेश्वर मंदिर में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। हर दिन बाबा के भक्त अलग अलग स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। आज भगवान महाकाल का सेहरा श्रृंगार होगा। महाशिवरात्रि के दिन के लिए खास तरह की व्यवस्था की गई है। भक्तों को दर्शन करने या फिर पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बार यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो वहीं काशी विश्वनाथ में बड़े धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। पूरे मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के 5 द्वार से भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। भक्त बाबा विश्वनाथ के 41 घंटे दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही विश्वनाथ धाम में 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने एक चोरी के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने 22 लाख रुपए चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। मामला गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके का है, जहां पुलिस को पिछले महीने एक घर से 22 लाख रुपए चोरी होने की शिकायत मिली थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से 1 करोड़ 97 लाख रुपए बरामद किए। इन जो अभी तक गिरफ्तार हो, इनके पास से करीब 1 करोड़ 97 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। इसके अतिरिक्त जो 9 फरवरी को 12,90,000 रुपए की रिकवरी हुई थी, टोटल इतनी की रिकवरी हुई है। अभी 2 अभियुक्त फरार है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इनको गिरफ्तार भी कर लेंगे। 22 लाख रुपए की चोरी की जांच के दौरान इतनी बड़ी रकम बरामद होगी, इसकी उम्मीद पुलिस को भी नहीं थी। पुलिस जांच कर रही है कि पीड़ित ने किसी मुसीबत से बचने के लिए तो कम पैसे की चोरी होने की शिकायत दर्ज नहीं कराई। करीब 2 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद पुलिस ने आयकर विभाग को जानकारी दी। पुलिस बाकी बचे 2 और आरोपियों की भी तलाश कर रही है, जिनके पास अभी करीब 80 लाख रुपए और होने की बात कही जा रही है। देश भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। शिवरात्रि पर्व पर मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार धूमधाम के साथ देश और विदेश में मनाया जा रहा है। दिल्ली के महिपालपुर में महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। शिवरात्रि के लिए पूरे मंदिर में रंग रोगन के साथ लाइटें लगाई गई हैं। भोलेनाथ का जो है महाशिवरात्रि है, इसको लेकर तमाम जो है यहाँ पर सजावट की जा रही है। जो भक्तजन है भोलेनाथ के, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ महाशिवरात्रि पर हर कोई भोलेनाथ का व्रत रखता है। हर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भोलेनाथ को मनाता है और एक जल चढ़ाता है। ऐसे ही तस्वीरें सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर से भी देखने को मिल रही हैं। इस धाम में महाशिवरात्रि पर भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। इसके साथ ही सदियों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा के जल को अजगैबीनाथ मंदिर में पूजा करवाकर बैद्यनाथ धाम भेजा गया। इस जल से महादेव का चौथे पहर में जलाभिषेक होगा और इसके बाद शिव के विवाह की रस्में निभाई जाएंगी। दुनिया भर में प्रदूषित कणों से हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। ये एशियाई देशों में 65% तक पहुंच गई हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। हवा में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषित कण PM 2.5 की वजह से हर साल 10 लाख लोगों की बेवक्त मौत हो रही है। ये कण सांस के जरिए आसानी से शरीर में पहुंच जाते हैं और तेजी से रक्त में मिलकर शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित करते हैं। शोधकर्ताओं ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए तत्काल इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा है। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की स्टडी द लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुई। इसके मुताबिक PM 2.5 कण हवा में कुछ घंटे से लेकर कई दिनों तक मौजूद रहते हैं, जो लोगों की जान का जोखिम बढ़ा देते हैं। साल 2000 से 2019 के बीच शोधकर्ताओं ने देखा कि पूरी दुनिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की बेवक्त मौत हुई। इसमें 65% मौत भारत समेत एशियाई देशों में हुई है, जहां साल के करीब 365 दिन वायु प्रदूषण बना रहता है। शोध के मुताबिक PM 2.5 जोखिम की वजह से मृत्यु दर के मामले में चीन शीर्ष है, वहीं भारत 15वें से 8वें स्थान पर पहुंचा है। अगर पड़ोसी देशों के साथ भारत की तुलना करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में वायु प्रदूषण भारत के मुकाबले कम है। Zee News।